हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्षितिज काव्य को कंप्लीट कर लिया क्योंकि बोर्ड ने आपके कई सारे चैप्टर्स को हटा दिया है, जिसकी वजह से अब आपके क्षितिज काव्य में सिर्फ 4 ही चैप्टर हैं आपके सिलेबस में। वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम क्षितिज गद्य की ओर मुड़ते हैं। पहले की क्लासेस में आपको क्षितिज गद्य का पहला चैप्टर, जिसका नाम है 2 बैलों की कथा, वो करवाया जा चुका है। उम्मीद है कि वो आपको स्टोरी भी पता होगी और उसका वर्क भी आप लोगों ने ऑलरेडी कर लिया होगा। और आज से हम गद्य के दूसरे चैप्टर की ओर मुड़ते हैं, जिसका नाम है लासा की ओर। लासा की ओर के जो राइटर हैं राहुल संकृत्यायन, इनके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। ये एक ऐसे साहित्यकार हैं जो 1893 में यानी कि 1893 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में पैदा हुए थे और इनका मूल नाम जो था वो केदार पांडे था। राहुल संकृत्यायन नाम तो इनका बाद में पड़ा है, इनका पहले नाम केदार पांडे था। और इन्होंने अपनी शिक्षा काशी में, आगरा में और लाहौर में प्राप्त की है। उसके बाद 1930 में इन्होंने श्रीलंका जाकर के बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था और बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद ही इनका नाम राहुल संकृत्यायन पड़ गया। राहुल संकृत्यायन नाम से ही इनको पुकारा जाने लगा। और राहुल संकृत्यायन जी कई भाषाओं के ज्ञाता थे। इनको अनेक भाषाओं का ज्ञान प्राप्त था, जैसे कि पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी, अनेक भाषाओं का ज्ञान प्राप्त था इन्हें, और इसीलिए इन्हें महापंडित भी कहा जाता था। 1963 में इनका देहांत हो गया था, यानी कि इनकी डेथ हो गई थी। राहुल संकृत्यायन जी ने गद्य की कई विधाओं में अपना लेखन कार्य किया है, जैसे कि कहानियाँ, उपन्यास, निबंध, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, जीवनी, आलोचना, न जाने कितनी विधाओं में अपना लेखन कार्य किया है। और कई ऐसे ग्रंथ भी हैं प्राचीन पुराने समय के, जिनका इन्होंने हिंदी अनुवाद भी किया है। उनमें से कुछ ग्रंथों के नाम मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि मेरी जीवन यात्रा, दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र। इस तरह से कई जो ग्रंथ थे उनका इन्होंने हिंदी अनुवाद भी किया है। और राहुल जी ने कई क्षेत्रों में अपना लेखन कार्य किया है, जैसे कि इतिहास में, विज्ञान में, दर्शन में, धर्म में। ये सारे क्षेत्र जो थे उनके, वो लेखन के कार्य के थे। और लगभग 150 के आसपास इन्होंने ग्रंथों की रचना की है। 150 यानी कि 150 के आसपास ग्रंथों की रचना राहुल संकृत्यायन जी ने की है। और ये एक ऐसे राइटर थे जो घुमक्कड़ी स्वभाव के थे, इसलिए इन्हें घुमक्कड़ी भी कहा जाता था। ये न केवल अपने जीवन भर में, अपने देश में, बल्कि विदेशों में भी यात्रा करते थे और अपने साहित्य में उनका सजीव वर्णन किया करते थे। सजीव वर्णन का मतलब होता है वहाँ की ऐसी चीज़ों का वर्णन करते थे कि वो बिल्कुल जीवित लगने लगती थी। तो एक तरीके से ये जो यात्रा करते थे, ये कोई मज़े के लिए नहीं करते थे, ये इनको लालसा होती थी कि ये जगह जगह जा करके अपने लेखन कार्य को करें, वहाँ के बारे में जानें और अपने यात्रा का वृत्तांत जो है वो अपने उसमें करें। अच्छा, ये क्योंकि घुमक्कड़ी थे और जगह जगह जाते रहते थे, इसलिए इन्होंने अपनी भाषाओं में, मतलब अपने लेखन में, जहाँ की इन्होंने यात्रा की या जहाँ का भी इन्होंने वर्णन किया अपने लेख में, तो वहीं की भाषा के कुछ शब्दों का भी ये प्रयोग करते थे। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो राहुल संकृत्यायन जी हैं वो काफ़ी प्रसिद्ध साहित्यकार थे, जो हिंदी साहित्य में अपना एक प्रमुख स्थान रखते थे। और आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं लासा की ओर। लासा एक जगह का नाम है, तिब्बत की जो राजधानी है वो लासा है। तो ये जो चैप्टर है ये गद्य का यात्रा वृत्तांत है। आपको अभी मैंने गद्य की कुछ विधाएं बताई हैं, तो गद्य की ये जो विधाएं होती हैं उनमें से एक विधा जिसका नाम है यात्रा वृत्तांत। इसमें क्या होता है कि जब कोई भी लेखक किसी भी जगह की यात्रा करता है और वहाँ का वर्णन वो करता है, दैट इज कॉल्ड यात्रा वृत्तांत, तो उसे हम यात्रा वृत्तांत कहते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने लासा नाम के स्थान की यात्रा की है, जो कि तिब्बत की राजधानी थी।
तो वहाँ का वर्णन किया है 1929 से 30 के आसपास इन्होंने वहाँ की यात्रा की थी। और उस वक्त जब यात्रा की थी इन्होंने, तो वहाँ पर जो नेपाल और तिब्बत का जो रास्ता था वो बंद था। ठीक है, तो उसकी वजह से इनको थोड़ी सी मुश्किल हुई, क्योंकि आम आदमी को जाने का वहाँ से परमिशन नहीं होता था। और फरी कलिंगपोंग नाम से एक रास्ता था, और वो खुलने से पहले, जब वो खुला उससे पहले नेपाल तिब्बत मार्ग, जो कि नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य मार्ग था, तो उस मार्ग से ही ये गए थे। वो एक ऐसा मार्ग था जहाँ से हमारे भारत में व्यापार भी होता था, बिजनेस भी होता था, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम होता था, वो भी होता था वहीं से। और इसके अलावा ये एक सैनिक मार्ग भी था, मतलब यहाँ से सेनाओं का आना जाना भी रहता था। तो इसलिए ये जो है एक ऐसा स्थान था जहाँ पर फौजी चौकियाँ भी बनी हुई थीं, कई सारे किले बने हुए थे, वहाँ पर चीनी सेना भी रहती थी, कई फौजी मकान भी वहाँ पर बने हुए दिखते थे। लेकिन वहाँ पर क्या था कि किसी भी आम आदमी को ऐसे ही जाने आने की परमिशन नहीं होती थी। तो इसलिए जो राहुल सांकृत्यायन जी थे वो उस रास्ते से गए थे। इस वजह से इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक भिखारी का वेश धारण कर लिया था वहाँ से जाने के लिए, जिससे कि इन्हें कोई रोक टोक ना दी जाए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं लासा की ओर चैप्टर, और इसकी रीडिंग करती हूँ मैं, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगी। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फली करिंगपोंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीजें इसी रास्ते तिब्बत आया जाया करती थीं। यह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था। इसीलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं, जिनमें कभी चीनी पलटन भी रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहां किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहां घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था। हम वहां चाय पीने के लिए ठहरे। जैसा कि अभी मैंने बताया था कि यही एक रास्ता था जो नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता था। यहाँ से सेनाओं का भी आवागमन होता था और व्यापार भी होता था। इसीलिए फौजी चौकियां और किले भी बने हुए थे। वहाँ चीनी पलटन यानी चीन के जो सेनाएं थी वो भी रहती थी। तो वहाँ फौजी चौकियां भी बनी हुई थी, बहुत सारी किले भी बने हुए थे। दुर्ग मीन्स होता है किला, ठीक है। लेकिन अब क्या था, अब वहाँ पर फरी कलिंगपोंग का रास्ता नाम का खुल गया था, जिसकी वजह से अब ये रास्ता बंद हो चुका था। जिसकी वजह से वहाँ पर जो किले बने हुए थे, वहाँ पर बहुत सारे किसानों ने कहीं कहीं अपना घर बना लिया। तो इस वजह से कुछ घर वहाँ पर तो टूटे फूटे पड़े हुए थे, और कुछ घर जो है जहाँ पर किसान वगैरह रहते थे वहाँ पर आबाद दिखाई देता था। तो एक शब्द आया है परित्यक्त। परित्यक्त का तात्पर्य होता है छोड़ा हुआ, यानी कि जहां पर चीनी लोग रहते थे उस किले में, उस किले को चीनी लोगों ने अब छोड़ दिया था, तो उसे कहा गया परित्यक्त। तो लेखक कहता है कि ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था। हम वहां चाय पीने के लिए ठहरे। हम माने लेखक वहां चाय पीने के लिए ठहरे, क्योंकि ये एक भिखारी के रूप में गए थे, तो वहां पर इनको पैदल ही गए थे, तो इस वजह से उनको बहुत दिक्कत हो रही थी वहां पर जाने में, तो बीच बीच में अपना रुकते भी जाते थे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी। वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है, और ना औरतें पर्दा करती हैं। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते, नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर जा सकते हैं। चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हों, तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं, वह आपके लिए उसे पका देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए, वो चाय चोनी में कूट कर उसे दूध वाली चाय के रंग की बनाकर मिट्टी के टोटीदार बर्तन, जिसे खोटी कहते हैं, में रखकर आपको दे देगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चोड़ी में चाय मथ कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक और मक्खन डालने की ज़रूरत होती है। तो तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सारी तकलीफें भी हैं, लेखक ने बताया, और कुछ आराम की बातें भी हैं। आराम की बातें ये हैं
कि वहाँ पर एक तो पर्दा प्रथा नहीं है, दूसरी बात वहाँ के लोग भरोसा बहुत करते थे उस वक्त। जिस वक्त लेखक ये अपनी यात्रा कर रहे थे, तो तिब्बत में लोगों का इतना विश्वास था कि अपरिचित लोग भी एक दूसरे के घर में जा सकते थे, अपना सामान दे सकते थे। किसी भी घर में जाकर उनके घर की जो महिलाएं हैं, सास या बहू जो भी होंगी, उनको अपना सामान दीजिए और अपनी चाय बनवा सकते हैं। हमारे यहाँ जैसी चाय बनती है, इस तरह की चाय वहाँ नहीं बनती। वहाँ नमक, सोडा, मक्खन ये सब कुछ डाला जाता था चाय में, तो कुछ इस तरह से वहाँ की चाय बनती थी। इसलिए ये एक अच्छी बात थी कि लेखक जो है अपरिचित होकर भी किसी के भी घर में अपनी चाय बनवा सकता था। तो इसलिए, और ये भी था कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका सामान पूरा चाय में डाला जाएगा या नहीं डाला जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि ये महिलाएं जो है आपका सामान थोड़ा रख लेंगी, थोड़ा ही डालेंगी, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं इनके चूल्हे के पास कि आपका सारा सामान डाला गया है या नहीं डाला गया है। अच्छा, एक चीज़ और बताई गई है कि चाय जो है चोंडी नाम के बर्तन में कूटी जाती थी। तो ये भी एक तिब्बती मतलब बर्तन था, और जिस बर्तन में चाय रखी जाती थी वो टोटीदार होता था, जिसमें टोटी बाहर होती थी और उसी से चाय परोसी जाती थी, तो उसको खोटी बोलते थे वहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से जो लेखक हैं वहाँ पर भिखमंगे के वेश में थे, और चाय पीने के लिए वो एक ऐसे किले में रुकते हैं जहाँ पर चीनी किला था और उसको छोड़ दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। हम लोगों ने अपनी जो रीडिंग स्टार्ट की है वो पेज नंबर 25 से स्टार्ट की है। अभी हम 26 पेज नंबर पर हैं। पैराग्राफ दूसरा पढ़ते हैं। परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। हमने वह दोनों चिटें उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोंडला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। अच्छा, यहाँ पर दो चिटों की बात की गई है, तो सबसे पहले हम एक चीज़ समझ लेते हैं कि जो राहुल सांकृत्यायन थे उनके साथ एक व्यक्ति और यात्रा कर रहा था तिब्बत की, जिसका नाम था सुमति। और ये वो व्यक्ति था जो वहीं का मंगोल भिक्षु था, यानी कि वहीं लोकल का रहने वाला था। और जैसे हमारे यहाँ पंडित जी पूजा कराते हैं तो कलावा बांधते हैं, धागा बांधते हैं, पूजा कराते हैं, तो हम उनको कुछ दक्षिणा देते हैं। तो बौद्ध धर्म में क्या होता है कि जो इस तरह का काम करते हैं उनको भिक्षु बोलते हैं। और ये जो सुमति था ये भी एक भिक्षु था, और वहाँ के कई सारे गांव में, क्योंकि ये वहाँ का लोकल का रहने वाला था, इसलिए वहाँ के कई सारे गांव में, तिब्बत के कई गांव में उसकी जान पहचान के लोग रहते थे। और ये अपना काम जो मतलब बौद्ध धर्म के हिसाब से पंडिताई का काम था, वो ये करने के लिए सभी गाँव में जाता था। और बौद्ध धर्म में एक काम होता है, जैसे हमारे यहाँ कलावा बनता है, वैसे ही बौद्ध धर्म में हाथ में कपड़े की चिट बांधी जाती है, जो बोध गया से लाई जाती है, वो उनके लिए पवित्र मानी जाती है। तो ये जो सुमति था ये सभी गांव में जाता था और सभी को चिटें बांधता था, जिससे उसको कुछ दक्षिणा मिलती थी। तो इस तरीके से यहाँ पर जो सुमति था वो यही काम करता था, चिटें बांधने वाला। तो जब ये लोग चीनी किले में ठहरे थे तो उसके बाद से जब ये लोग चलने लगे वहाँ से, तो एक आदमी और आ गया राहदारी मांगने के लिए। राहदारी का मतलब होता है राह में जो चलने वाले लोग हैं उनको ठहरने के लिए जो जगह है वहाँ से मांगना, जो मांगता है उसी को राहदारी कहते हैं। तो क्या होता था कि जो चीनी किले में ठहरते थे, तो वहाँ जो भी उस किले में रहता था वो उसे कुछ एक जैसे कि कूपन टाइप का देता था, चिट देता था, एक कोई स्लिप देता था, और उसी के सहारे उसको वहाँ पर रुकना होता था। जब वो वहाँ से जाता था तो वो चिट उसको दूसरे को देना होता था। तो इस तरीके से जब ये लोग वहाँ से चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। तो हमने, लेखक कहता है कि हमने वो दोनों चिटें उसे दे दी। कौन कौन सी दोनों चिटें? एक अपनी और एक सुमति की। शायद उसी दिन हम थोंडला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। लेखक बताता है कि हमारी जो जान पहचान सुमति के कारण वहाँ पर, मतलब सुमति की जो जान पहचान थी उसकी वजह से हमें थोंडला नाम का वहाँ गांव था, तो उसके आखिरी गांव में ठहरने की अच्छी जगह मिल गई।
क्योंकि उसकी जान पहचान थी, इसलिए उसको अच्छी जगह मिल गई अब रुकने के लिए। यहाँ भी सुमति की जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। लेखक कहता है कि हम लोग भिखमंगे के वेश में थे, मतलब मैं भिखमंगे के वेश में था, फिर भी हमें अच्छी जगह मिली रुकने के लिए, क्योंकि यहाँ पर सुमति की जान पहचान के लोग थे। लेखक आगे कहता है कि 5 साल बाद जब हम इसी रास्ते से लौटे और भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़े पर सवार होकर आए थे, किंतु उस वक्त किसी ने हमें ठहरने के लिए जगह नहीं दी थी। लेखक कहता है कि जब हम पिछली बार घोड़ों पर सवार होकर आए थे, तो हमें एक गरीब झोपड़े में ठहरना पड़ा था। हमें कोई अच्छी जगह रुकने के लिए नहीं मिली थी, क्योंकि उस वक्त हमारे पास सुमति नहीं था। लेकिन इस बार भिखमंगे होने के बाद भी सुमति की जान पहचान के कारण हमें एक अच्छी जगह मिल गई रुकने के लिए। भद्रवेश कहते हैं एक सज्जन यात्री के रूप में, एक अच्छे व्यक्ति के रूप में आकर कहीं पर रुकना। तो पहली बार जब ये आए थे तो घोड़े पर सवार होकर आए थे, लेकिन उन्हें कोई अच्छी जगह नहीं मिली थी, एक गरीब झोपड़े में ही इनको रुकना पड़ा था। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है। खासकर शाम के वक्त छड़ पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते हैं। इस लाइन में लेखक ने बताया कि उस वक्त क्या था कि छड़ नाम का एक पेय पदार्थ, जैसे कि हम एक मादक पदार्थ है जिससे नशा आ जाता है, जैसे हमारे यहाँ शराब, तो वहाँ पर खास लोग जो है शाम के वक्त इस छड़ नाम के पेय पदार्थ को पी लेते थे, जिससे वो उनको बहुत कम होश हवास रहता था, जिससे कि वो सोना चाहते हों, इस वजह से वो सोने के टाइम पर उसको पी लेते थे। तो इस वजह से भी शायद इनको कोई अच्छी जगह रहने की नहीं मिली थी। ठीक है, हमारे 2 पैराग्राफ हो गए हैं, आज कवर कर लिए हमने। आगे हम लोग कल की क्लास में इसकी रीडिंग करेंगे। ओके, थैंक यू।